Okay, so MCQ number 39 है cell structures are actually produced at ribosome then transported to outside through endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. हमने अबाउट राइबोसोम पढ़ा है कि राइबोसोमल आरएनए होता है और ये प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियोलाई में। न्यूक्लियोलाई एक स्फेरिकल बॉडी है जो न्यूक्लियस में होती है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसकी जो टाइप है जो अटैच होती है विद द राइबोसोम उसको हम कहते हैं राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि इसका रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसकी स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम अपने पास से टू गोल्जी अपैरेटस। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही पूछा हुआ है, ट्रांसपोर्ट होता है राइबोसोम से जो मटेरियल है या सेल सिक्रीशंस हैं वो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टू द राइबोसोम एंड देन वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई गोल्जी अपैरेटस में, वहाँ जाके मॉडिफिकेशन हो गई। टाइप ऑफ राइबोसोम पूछी हुई है, साइटोसोल एंड ऑर्गेनील्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में टोटल 80S होते हैं, लार्ज होता है 60 + 40, जबकि प्रोकैरियोट्स में टोटल 70S होते हैं 50 + 30। ओके, अब एमसीक्यू नंबर 40 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट एन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। करेक्ट ऑप्शन है सी है प्रोकैरियोट्स। जब आप चैप्टर प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, लाइक सेल में बैक्टीरियल सेल में साइटोप्लाज्म होता है। ये ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है जिसमें स्मॉल वैक्यूल्स भी होता है, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स भी होता है, इवन राइबोसोम्स भी होता है। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स एब्सेंट होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, जिसमें हमारे पास गोल्जी अपैरेटस आ जाता है। या फिर हम बात करें अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं जो नहीं होते प्रोकैरियोट्स के पास। दैट्स वाई आपने ये जो प्रोकैरियोटिक चैप्टर है बहुत डिटेल में करना है ताकि आपको पता हो कि क्या चीज़ किस में एब्सेंट होती है और किस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है न्यूक्लियोसोम्स कंटेन्स। न्यूक्लियोसोम्स सॉरी न्यूक्लियोलस है ये। न्यूक्लियोलस कंटेन राइबोसोमल प्रिकर्सर, क्योंकि इनके पास राइबोसोमल आरएनए जो हमारे पास आरएनए होता है उसकी प्रोडक्शन होती है, देन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दैट्स वाई ये एक राइबोसोमल प्रिकर्सर है। एमसीक्यू नंबर 42 है द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ गोल्जी अपैरेटस। तो वो होते हैं क्रिस्टल है। एमसीक्यू 42 का करेक्ट ऑप्शन डी है। एमसीक्यू नंबर 43 द आउटर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। सो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं बट फंक्शनली डिफरेंट होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। अगर हम क्रिस्टल की बात करें और मैट्रिक्स की बात करें तो ऑफकोर्स दोनों में ही डिफरेंस है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। लाइक क्या हो रहा होता है, हम क्रिस्टे की बात करें तो क्रिस्टे में हमारे पास हो रही होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जबकि अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ पे क्रेब साइकिल हो रही होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है द रेशो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन अ राइबोसोम इज। ये रेशो भी आपके बुक में नहीं दिया हुआ, ये आपने नहीं करना। एमसीक्यू नंबर 45 है सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स बर्ड ऑफ फ्रॉम। सो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स बर्ड होते हैं फ्रॉम दी गोल्जी बॉडीज़। करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि वहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई भी होती है तो फिर बर्ड ऑफ ही होंगे ना। एमसीक्यू नंबर 46 है व्हाट इज़ पॉलीसोम्स। सो पॉलीसोम्स होते हैं मैसेंजर आरएनए प्लस राइबोसोमल आरएनए प्लस टी आरएनए प्लस राइबोसोम। लाइक वो राइबोसोम जो अटैच होते हैं विद मैसेंजर आरएनए उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। MCQ number 47 the vesicle will diffuse to form a stack of cisternae sac are derived from। वो वेसिकल डिफ्यूज होते हैं टू फॉर्म sac of cisternae sac and derive from, वो ड्राइव होते हैं फ्रॉम द गोल्जी apparatus। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। यही सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील होता है, सेमी ऑटोनॉमस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम है। सो क्रोमेटेड होता है और ये सेंट्रोमियर होता है, ये क्रोमेटेड होता है। तो एग्जैक्ट जो रेप्लिकेशन हो रही होती है वो होती है क्रोमेटेड में। एमसीक्यू नंबर 50 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील्स एक्सेप्ट
माइटोकॉन्ड्रिया डबल होता है, जबकि ग्लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सोसोम ये के सारे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं। ये भी इंशाल्लाह मैं एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सा है, और वो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं इनके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन दी ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी हमें पता है कि ये लाइसोसोम्स कर रहे होते हैं, बहुत इजी है। लाइसोसोम्स के पास एंजाइम होते हैं जो ऑटोफेगस कर रहे होते हैं। हमें पता है अपोप्टोसिस हो रही होती है। अपोप्टोसिस का मतलब होता है कि कुछ टाइम बाद ओल्ड सेल्स और अनवांटेड सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सुसाइडल सेक भी कह रहे होते हैं, क्योंकि ये खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है अपने सेल्स को बाय डाइजेस्टिंग इट्स ओन मैक्रोमोलिक्यूल्स। लाइसोसोम को हम सुसाइडल सेक कह रहे हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस, ऑटोफेगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, लाइसोसोम्स आर मोस्ट अबंडेंट इन, ये एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, हैविंग फेगोसाइटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, the absence of an enzyme that is involved in the catabolism of lipid results in celiac disease. पहले भी हम कर चुके हैं। The liposome which eat parts of their own cell or cellular component during cellular starvation are called autophagosome. इसको हम suicidal sac भी कहते हैं और process को autolysis भी कहते हैं। Interior of chloroplast is divided into heterogeneous structure embedded in the matrix known as इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो डिवाइड होता है हेट्रोजेनियस स्ट्रक्चर में एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, 56 प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन, प्लास्टिड्स ऑफ कोर्स ओनली फाउंड होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल्स में नहीं होते हैं प्लास्टिड, ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस थोड़ी अकर होगी। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन होगा सी। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन, हम पहले कर चुके हैं। न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस में जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन हो रही होती है। एमसीक्यू नंबर 58 है, द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन। तो ये जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स प्लांट में होता है और एनिमल्स में होता है और सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अलावा अराइज होता है फ्रॉम मेच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी अपैरेटस, जबकि यहाँ पे पूछा हुआ है आर सिंथेसाइज्ड ऑन, सिंथेसाइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मेच्योर होगा गोल्जी अपैरेटस में जहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है दैट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसाइज की बात कर रहे हैं। हम पहले ही कर चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही होता है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, डायरेक्ट अटैचमेंट जो होती है इसकी राइबोसोम से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। तो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें हाइपरट्रॉफी की तो उसमें क्या होता है, मसल फाइबर ज़्यादा हो जाता है। जब मसल फाइबर ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है। तभी हम ये बात करते हैं कि ये जो साइज़ और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का सेल डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जिनके मसल्स एट्रॉफी होती है कि मसल ने काम करना छोड़ दिया है, जब मसल काम नहीं कर रहा तो फिर निक्रोसिस हो जाएगा और मसल फाइबर्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मसल को यूज़ करें तो हाइपरट्रॉफी होती है, मसल फाइबर ज़्यादा हो जाते हैं। फास्ट भी होते हैं कुछ फाइबर्स और कुछ होते हैं स्लो फाइबर्स। फास्ट का मतलब है कि उनके पास ब्लड सप्लाई कम होगा, एनर्जी प्रोडक्शन कम होगी, तो फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और रैपिड और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी जैसे बाइसेप। और स्लो फाइबर्स अलग से होते हैं, उनके पास ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ करते हैं मायोसिन को, फाइबर्स भी ज़्यादा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। एमसीक्यू नंबर 60 है, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक, तो वो बनाता है राइबोसोम्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑर्गेनीज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन रिस्पेक्टिवली, तो क्लोरोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बना रहे होते हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन भी कर रहे होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या बन रहा होता है, उसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ग्रीन प्लांट है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है और इनके पास एंजाइम्स भी होते हैं जो ब्रेक डाउन भी करते हैं। तभी करेक्ट ऑप्शन होगा सी।
sorry, chloroplast and mitochondria B. Which organelle in eukaryotic cell functionally resemble with mesosomes of prokaryotic cell? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन करता है, मीजोसोम्स भी वही करता है। हम जब प्रोकैरियोटिक चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मीजोसोम होता है इनके पास, क्योंकि यही डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा होता है, सेल डिवीजन कर रहा होता है, रेस्पायरेशन कर रहा होता है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और एक्सपोर्ट करता है एंजाइम्स की जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तभी इसको मीसोसोम्स कहते हैं, और ये इनवेगनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन would you accept to find a cell with a predominance of free ribosome? A cell that is secreting protein, a cell that digesting food particles, a cell producing cytoplasmic enzymes, a cell that enlarging its vacuole. इनका ये मतलब है कि would you accept to find a cell with a predominance of free ribosomes? Of course वही free ribosomes का मतलब है कि अगर हम बात करें सेल की तो उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई है जो बना रहा होता है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम होता है कि सिक्रीट करता है प्रोटीन। तो ऑफ कोर्स वो सेल जो सिक्रीट कर रहा है प्रोटीन को, उसकी वजह से हम ये कर सकते हैं कि प्री डोमिनेंस होगी वहाँ पे फ्री राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं और अटैच भी होता है, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्री राइबोसोम और अटैच राइबोसोम दोनों ही आपको मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है माइटोकॉन्ड्रिया 64 सेल सिक्रीशन आर दी प्रोडक्ट ऑफ, सेल सिक्रीशन प्रोडक्ट है गोल्जी अपैरेटस की। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 65, माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम फॉर ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस एक्सेप्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन भी होती है डीएनए की, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होता है, क्रेब्स साइकिल भी होता है, बट नॉट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक अलग प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन नहीं होती है, और रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है लेकिन वो होती है एरोबिक रेस्पायरेशन, जबकि फर्मेंटेशन अनदर नेम होता है, अल्टरनेटिव टर्म होती है फॉर एनारोबिक रेस्पायरेशन, और वो साइटोसोल में हो रही होती है। दैट्स माय करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा fermentation. Which of the following feature is common between prokaryotes and eukaryotes? A membrane bounded nucleus? No, membrane bounded nucleus क्या इनके पास तो कुछ भी नहीं होता membrane bounded organelles. Presence of ribosomes, linear genome, a cell wall made up of cellulose. No, prokaryotes में म्यूरिन पेप्टोग्लाइकन से बनी होती है बैक्टीरिया में, जबकि यूकैरियोट्स में सेलुलोज से। राइबोसोम्स हाँ दोनों में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म में कुछ स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं और राइबोसोम्स भी होता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, an organelle having its own DNA, ribosomes and protein formation indicate that organelle is self-replicating semi-autonomous. MCQ number 68, the outer membrane of the nuclear envelope is at place continuous with the outer membrane of the nuclear envelope is at places continuous होता है with the endoplasmic reticulum क्योंकि directly attached होता है। Correct option is C. Which of the following organelle is concerned with the cell secretion का मतलब है, आप एग्जाम्पल ले लें, इसमें मॉडिफिकेशन हो रही होती है और लाइसोसोम्स स्फेरिकल बॉडी है जिसमें ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये कंसर्न होता है विद दी ऑर्गेनील ऑफ कोर्स, और ये कंसर्न होता है विद दी सेल सिक्रीशन, वो है गोल्जी अपैरेटस क्योंकि वहीं से ही लाइसोसोम्स निकल रहा होता है। MCQ number 70 है, the inner membrane of the mitochondria is folded to form a large finger-like productions structures called inner membrane of the mitochondria. क्रिस्टी होता है, जबकि गोल्जी apparatus में जो inner membrane होती है वो क्रिस्टर्ने होती है। Plastids are only found in the of course only in plants क्योंकि उनको ही ज़रूरत होती है, क्रोमोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की और ल्यूक्योप्लास्ट की। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज़ टू मेक, न्यूक्लियोलस का फंक्शन ये होता है कि वो राइबोसोम्स की प्रोडक्शन करता है, राइबोसोम ज़रूरी है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ, बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का भी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का भी। अब यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है सिर्फ स्मूथ, और ऑप्शन बी दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन सी दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ऑप्शन ई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। करेक्ट ऑप्शन फिर भी हम कंसिडर करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। अगर यहाँ पे आप
स्मूथ की जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिया हुआ है, देन हम करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूर करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, लेकिन फिर भी बहुत लीस्ट फंक्शन है। सबसे जो मेन फंक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और उसकी भी टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। एमसीक्यू नंबर 74 है, राइबोसोम एक्सेस इन टू फॉर्म्स आइदर अटैच विद द राइबोसोमल आरएनए। एमसीक्यू नंबर 74 है, राइबोसोम एक्सेस इन टू फॉर्म्स आइदर अटैच विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्रीली डिस्पर्स इन द ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म। मैंने कहा ये अटैच भी होते हैं और फ्रीली भी होता है। लाइसोसोम्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसेस एंड पैकेजिंग, ये तो करवाता है गोल्गी अपैरेटस। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और लिपिड सिंथेसिस। लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है, इसके पास एंजाइम होता है जो अपनी ही डाइजेशन शुरू कर देता है। ऑटोफेजोसोम ही इसी का फंक्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, लाइसोसोम को सुसाइडल सेक भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई और नुकसान पहुंचा रहा है तो ये क्या इंट्रासेलुलर डाइजेशन को शुरू कर देगा। इसको हम सुसाइडल सेक भी कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसका यही फंक्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ए सुसाइडल सेक, क्योंकि अपनी ही मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, केमिकल ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, लाइसिस शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। ये ऑटोफेगी भी कहते हैं, ऑटोफेजी भी कहते हैं, ऑटोफेगी। एमसीक्यू नंबर 77 है, लाइसोसोम आर सिक्रेटेड बाय, सो लाइसोसोम सिक्रेट होता है बाय गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट के एमसीक्यूज। डायग्राम शो करी हुई है और अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताना है क्लोरोप्लास्ट का इन सीन इन सेक्शन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पी क्यू आर। पहले तो आपको पता होना चाहिए पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। देखिए पी है ग्रेना, ग्रेना बनता है 50 थैलोकॉइड से। एक ग्रेना 50 थैलोकॉइड से बन रहा होता है, और वहाँ पे ग्रेनम में क्या रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है लाइट रिएक्शन। आर स्ट्रोमा ऑफ कोर्स, जो फ्लूइड है अराउंड दी थैलोकॉइड या अराउंड दी ग्रेनम, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और वहाँ पे हो रहा होता है डार्क रिएक्शन। अगर अब बात करें आप क्यू की, तो देखें वहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, ये होते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स, वहाँ पे स्टार्च की एक्युमुलेशन हो रही होती है। तो अब बस आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। पी क्यू आर, पी ग्रेनम है, वहाँ पे लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। क्यू कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज होगी, क्योंकि यहाँ ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, और आर स्ट्रोमा है, वहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आई होप कि समझ आ गया होगा, पास्ट पेपर का एमसीक्यू है। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू है। अच्छा मुझे पता है कि ये डायग्राम इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट आपने अंदाज़ा लगाना है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये डायरेक्टली अटैच है, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, डायरेक्टली अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और देन उसके करीब में होता है गोल्गी अपैरेटस। हमें उन्होंने कहा है विच इज़ इन्वॉल्व इन द फाइनल सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम दिस सेल, तो वो होना चाहिए गोल्गी अपैरेटस। और गोल्गी अपैरेटस यहाँ पे कौन सा है, गोल्गी अपैरेटस यहाँ पे सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, आपने सारा कुछ लाइक डायग्राम्स देख के जानी है। डायग्राम ज़्यादातर पूछी जाती हैं, पता होना चाहिए कि डायग्राम में कैसे, लाइक आपकी बुक में इतनी अच्छी डायग्राम्स दी हुई हैं, ऑफकोर्स क्लियर नहीं है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए गोल्गी अपैरेटस कैसे दिखते हैं, वेसिकल उसमें कैसे हैं, न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियोलाई कहाँ पे है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, राइबोसोम्स कहाँ है इस पे, तो ये सब पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑर्गेनील्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड लाइसोसोम्स आर फंक्शनली प्रेजेंट इन ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। देखिए हमें पता है कि सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं दी साइटोप्लाज्म, एंड इवन न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनील है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म। एमसीक्यू नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। सो राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, पेक्सोसोम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इनके फंक्शंस बताने हैं। हमें पता है राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो ए का होगा एच। दैट्स वाई आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को निकाल देंगे। अब बचता है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ए हो गया, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, लाइसोसोम्स ऑफ कोर्स डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल्स में, इसी में ऑटोफेगी हो रही होती है, और इसी को हम सुसाइडल सेक कह रहे होते हैं।
ऑप्शन सी सेंट्रियोल है। और सेंट्रियोल क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एस्ट्रल रे की। अभी पूरे एमसीक्यूज आएंगे अबाउट सेंट्रियोल साइटोस्केलेटन, तो हम वो करेंगे, बट यहाँ पे आपको फंक्शन पता होना चाहिए। सेंट्रियोल्स प्रोटीन फॉर्मेशन करता है एस्ट्रल रेज की, ठीक है। उसके अलावा अब है पेरोक्सोसोम। पेरोक्सोसोम हम इतनी दफ़ा कर चुके हैं। ह्यूमंस में ये लिवर और किडनी में होता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है अल्कोहल की। यहाँ पे पेरोक्सोसोम का होगा डी एफ हो गया, बी आई हो गया, यहाँ पे बी एफ दिया हुआ है। दैट्स वाई ऐसा नहीं हो सकता, लाइसोसोम कभी भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकता, वो फंक्शन होता है पेरोक्सोसोम का। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी। आप देख सकते हैं सी सेंट्रियोल्स, और वो फॉर्मेशन करता है एस्ट्रल रेज की, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को इनटू विटामिन डी इन स्किन। आपको स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व होता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है, लाइक मेनली सिंथेसाइज करवाता है टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉइड हार्मोन को। उसके अलावा स्टोरेज करवाता है कैल्शियम आयन की, जो ऑफ कोर्स कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में ज़रूरी होती है। एमसीक्यू नंबर 5 है, Which of the following contain enzymes for the detoxification of alcohol? Of course आंसर होगा पेरोक्सोसोम्स, क्योंकि इन्हीं के पास एंजाइम होता है कैटेलेज, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। एमसीक्यू नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील द स्ट्रक्चर दैट आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैन यू फाइंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आरएनए। आरएनए उनके पास ज़्यादा होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कोर्स, एंड राइबोसोम्स भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इवन राइबोसोम्स को तो हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 3 बोथ। एमसीक्यू नंबर 7 है, राइबोसोम्स में भी रिगार्डेड है, सो राइबोसोम में भी रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। एमसीक्यू नंबर 8 है, द अल्टरनेटिव टर्म नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं, जबकि गोल्गी अपैरेटस को हम कहते हैं डिक्टियोसोम, क्योंकि ये प्लांट्स में सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहा होता है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम, और ये ज़्यादातर गोल्गी बॉडी सबसे ज़्यादा होता है प्लांट्स में। करेक्ट ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी सी होगा, कॉन्ड्रियोसोम। उसके अलावा गोल्गी बॉडी इज कंसर्न विद हार्मोन सिक्रीशन, सेल डिवीजन, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है कि गोल्गी बॉडीज सेल सिक्रीशन भी कर रहा होता है। सेल सिक्रीशन का मतलब है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, लाइक सेल सिक्रीशन का मतलब है मैक्रोमोलिक्यूल्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। हमें पता है कि भाई ये वेसिकल्स बनाता है एंड देन उसी में से सेल सिक्रीशन सिक्रीट हो रही होती है। आपने नहीं पढ़ा होगा अबाउट हार्मोन सिक्रीशन और सेल डिवीजन, दैट्स वाई ये एमसीक्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि हार्मोन सिक्रीशन भी करता है और सेल की डिवीजन भी कर रहा होता है गोल्गी बॉडी। बट मैं कह चुकी हूँ कि ये आपकी बुक में नहीं है, तब नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इट कंट्रोल्स द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ऑफ कोर्स सेल में कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, कंट्रोल करता है लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सेल है 1 न्यूक्लियस एंड 8 कॉइल। सेल के पास ये होता है कि ये डिपेंड करता है, 1 न्यूक्लियस है 2 न्यूक्लियस है, तो जिन सेल्स के पास 1 न्यूक्लियस होगा वो मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे, और जिनके पास ज़्यादा होंगे वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट इज़ ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज़ इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। न्यूक्लियोलस आपने डिटेल में करना है, ये जितना छोटा लगता है ना उतने ज़्यादा एमसीक्यूज इससे पूछे जाते हैं। विद इन दी सेल न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी होती है, जो या तो एक होगी या फिर मोर देन 1 होगी, ये डिपेंड करता है। तो ये जो नंबर है ना वेरी कर रहे होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में, और ये डिसअपेयर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड देन, क्योंकि जगह चाहिए होती है सेल डिवाइड के लिए, दैट्स वाई सेल डिवीजन में डिसअपेयर हो जाएगा एंड रीअपेयर होगा आफ्टरवर्ड्स, लाइक सेल डिवाइड हो गया एंड देन वापस से ये अपेयर हो गया। तो हम इसको कहते हैं कि न्यूक्लियोलस है, जो स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियस में। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 4 है, द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एग हैव numerous pores about per nucleus। तो ये आपकी बुक में नहीं है, दैट्स वाई नहीं आएगा। यहाँ पे बुक लाइंस करके दी हुई हैं बट बुक में नहीं है।
एमसीक्यू नंबर 5 है डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज यूकैरियोट्स हैव डैश पोर्स बट न्यूक्लियस, ये भी आपकी बुक में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। एमसीक्यू नंबर 6 है द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन दी राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड और स्टोर्ड किस में होती है? ऑफ कोर्स न्यूक्लियोलस में होती है। न्यूक्लियोलस का रोल क्या होता है? इसका रोल ये होता है कि सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम्स इन द यूकैरियोटिक सेल इन्वॉल्व होता है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियोलस। अब अबाउट क्रोमोसोम्स पूछा हुआ है, चिंपैंजीज के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम फ्रूट फ्लाई में कितने होते हैं, तो ये याद करने वाली बात है, पूरा रट्टा है, आपने याद करना है। क्रोमोसोम पूरा एक चैप्टर दिया हुआ था डीएनए क्रोमोसोम, उसमें बताया हुआ है क्रोमोसोम नंबर। गार्डन पी याद होना चाहिए क्योंकि ये इनहेरिटेंस में पूछा गया था, उन्होंने बताया था। तो 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 7 पेयर्स होते हैं। ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, 3 ऑटोसोम्स होते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। अनियन में टोटल 16 क्रोमोसोम होते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं। चिंपैंजीज में 48 क्रोमोसोम होते हैं और ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होता है। ह्यूमन, गार्डन पी और ड्रोसोफिला, ये आपने ज़रूर करना है। ओके, अब कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो गया एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट concerning nucleolus is correct? It disappears at the time of cell division. There is only one nucleolus in every cell. It plays important role in synthesis of ribonucleic acid and ribosomes in prokaryotic cell, and it helps in destroying worn out organelles. It captures energy for the cell. Nucleolus is correct. अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है। एक तो ये डिसअपेयर हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ऑफ कोर्स विजिबल होता है इंटरफेज में, और ये जो न्यूक्लियोलस है ये इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एज वेल एज राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल। दैट्स व्हाई, एक मिनट, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली ए। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा एमसीक्यू देखना होता है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है लेकिन ये यूकैरियोट्स में बना रहा होता है। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन होगा ए। द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन इज ऑफ कोर्स 23 पेयर्स में होता है, 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं। द क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स रिजेंबलिंग द लेटर वी आर कॉल्ड। क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा हुआ है। क्रोमोसोम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं उनके शेप पे, सेंट्रोमियर पे। अब मेटासेंट्रिक है, क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, मेटासेंट्रिक, जबकि सब मेटासेंट्रिक होते हैं क्रोमोसोम्स विथ अनइक्वल आर्म्स। During cell division of chromatin, the cell nucleus changes to form chromosome, which is composed of arms and centromeres. The chromosomes are of different types depending on the position of centromere. What is the chromosome with unequal arms called? बहुत बड़ी स्टेटमेंट करके दी हुई है ताकि कंफ्यूज हो जाए, बट सिर्फ और सिर्फ ये पूछा हुआ है कि क्रोमोसोम्स विद अनइक्वल आर्म्स, और वो होता है सब मेटासेंट्रिक। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। द क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड, वो भी होता है मेटासेंट्रिक, और ये एमसीक्यू में पूछा भी गया था। ऑफ कोर्स ये आई नो कि ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी ये एमसीक्यूज आए थे क्रोमोसोम से। आपने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। पता होना चाहिए कि टेलोसेंट्रिक में लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम होती है, जैसे जे और आई में डॉट होता है। एंड एक्रोसेंट्रिक, जिसको हम सब टेलोसेंट्रिक भी कहते हैं, उसमें रॉट लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं विद आर्म वेरी स्मॉल एंड द अदर आर वेरी लॉन्ग। Okay, so next MCQ है about eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotic cell have a very well defined plasma membrane, cell wall, nucleus, mitochondria. हमें पता है कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो उसमें कोई भी ऑर्गेनील नहीं होता, तो न्यूक्लियस भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, न्यूक्लियस, वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में, बट हमें पता है कि मीसोसोम पर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, प्रोकैरियोट्स हैव वेरी स्मॉल साइज राइबोसोम्स डैश कंपेयर टू यूकैरियोट्स। राइबोसोम्स के बारे में पूछा हुआ है, इसमें स्मॉल राइबोसोम्स होता है 70s टोटल, 50 + 30, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा 70s, जबकि यूकैरियोट्स में 80s होता है, 60 + 40। अब साइटोस्केलेटन के बारे में पूछा हुआ है। द मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस एंड एम्बॉइड मूवमेंट आर बिकॉज ऑफ, ये आपकी बुक की लाइन है, और उसमें बताया हुआ है कि साइक्लोसिस और एम्बियॉइड मूवमेंट लाइक पिसिडोपोडा की वजह से जो मूवमेंट हो रही होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे मसल्स में होता है, स्पेशली जैसे एक्टिन मायोसिन आपको पता है माइक्रोफिलामेंट्स में आपने पढ़ा है, तो ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं।
तो ये जो मूवमेंट है साइक्लोसिस की या एम्बॉइड मूवमेंट है या ये जो शेप चेंज हो रही होती है ये बिकॉज ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स हो रही होती है। फिलामेंट्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट। यहाँ पे पूछा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप, डिटरमाइन हो रहा होता है सेल शेप और इंटीग्रेशन हो रही होती है सेलुलर कंपार्टमेंट की, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं क्योंकि ये तो एक तो ये असेंबल और डिसअसेंबल नहीं कर रहे होते हैं, इनकी ये खूबी होती है कि ये बिल्कुल एक ही जगह टिके रहेंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स के बिटवीन में होंगे। दैट्स वाई ये डिटर्मिनेशन करते हैं सेल शेप की और इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट की। ओके, सो नेक्स्ट MCQ है, दे आर सिलेंडर tubulin protein, their role in the assembly and disassembly of the protein spindle structure during mitosis. Microtubules composed of protein tubulin, यहाँ पे tubulin लिखा हुआ है, that's why microtubule correct option होगा। microtubule involve होता है at the time of cell division and form करता है spindle fibers. Correct option is C, microtubules. ओके, सो नेक्स्ट MCQ है, ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ डैश ट्यूब्यूल्स। आपको पता है कि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा अब ये सेंट्रियोल्स आखिर है क्या, तो सेंट्रियोल्स एक शॉर्ट बैरल शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कंपोज होते हैं बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। So that's why correct option होगा C3. MCQ number 5 है, they play important role in the location of furrowing during cell division and in the formation of cilia. So यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा हुआ है कि सेल डिवीजन में कौन इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रियोल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स वैक्यूल्स, ग्लाइकोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सारे के सारे फॉर्मेशन ऑफ सीलिया नहीं करवाते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ सीलिया से वो सिर्फ सेंट्रियोल की वजह से होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 1 है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ म्यूरिन। सो म्यूरिन एक सेल वॉल है बैक्टीरिया की और विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ, तो ग्लाइकेन्स इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ म्यूरिन। अमाइनो एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन सबसे मिलके बनता है ये। कंपोजिशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि ये आपकी बुक में रिटन नहीं है, बट फिर भी MCQ है तो हम कर लेते हैं। MCQ नंबर 2 है, विच नॉट ऑलवेज पासिस थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू सेंट्रोप्लाज्म, विच वन ऑलवेज पासिस थ्रू, हमेशा पास होता है। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा है और उसमें हमने पढ़ा है कि RNA फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू सेंट्रोप्लाज्म लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पास होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। विच वन इज ऑलवेज यूनिसेलुलर, माइकोप्लाज्मा, प्रोटिस्ट, वायरस, एलजे। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर आपने खुद याद करना है, ये आपको आई गेस प्रोटिस्ट चैप्टर में मिल जाएगा, उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। MCQ नंबर 4 है, टे-सेक डिजीज मोस्टली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। टे-सेक डिजीज, गॉशर डिजीज, क्रैब डिजीज, ये सारी की सारी लाइसोमल स्टोरेज डिजीज है और मोस्टली अफेक्ट करती हैं ब्रेन को। करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है तीनों में, इवन ब्लाइंडनेस वगैरह भी इसी से रिलेट करती है। Which type of molecule will make channels for movement of neutral substances down concentration gradient, तो कौन चैनल बनाता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो चैनल बनाते हैं प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स, तो याद रखिएगा कि ओनली इन प्लांट्स लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, वैक्यूल ऑफ कोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में और क्लोरोप्लास्ट भी, लेकिन नॉट राइबोसोम। राइबोसोम ह्यूमंस में भी होता है, हम खुद भी कर चुके हैं कि ह्यूमंस में कितने ऐसे होते हैं, हमने सारा किया है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स का। क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रेक्सोसोम्स, तो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में, लेकिन प्रेक्सोसोम तो हमारे पास भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। आप खुद भी देख सकते हैं प्रेक्सोसोम, मैंने कहा था कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में इन्वॉल्व होता है, ज़्यादातर लिवर और किडनी सेल्स में होता है। ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल, वैक्यूल सेल वॉल होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट भी, प्लास्टिड्स वगैरह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, और वैक्यूल्स भी। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी होगा। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन सेल्स में भी होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एनर्जी नेसेसरी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज बिलीव्ड टू कम फ्रॉम। एटीपी के बारे में सुना होगा, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और फंक्शन ये होता है कि प्रोवाइड करता है एनर्जी दैट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल वर्क इवन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल। तो ऑफकोर्स तीनों ही एनिमल सेल्स में नहीं होते, फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, फ्लैजिलम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, ऑल ए बी एंड सी। देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रियोल्स, क्योंकि सेंट्रियोल्स फाउंड होते हैं एनिमल सेल्स में और कुछ प्लांट सेल में, बट नॉट फाउंड इन हायर प्लांट्स। मतलब जब प्लांट छोटे होंगे तब होते हैं सेंट्रियोल्स, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रियोल सी, क्योंकि लाइसोसोम और फ्लैजिलम तो ना बड़े प्लांट्स में होगा और ना ही छोटे प्लांट्स में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए, सेंट्रियोल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होती है, प्रोटीन से रिलेटेड वही है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ये इसकी आंसर कीज़ है, वैसे मैंने पीडीएफ में भी शेयर करी थी बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं।